बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू लीडियन स्कूल सिस्टम रावलपिंडी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे डियर स्टूडेंट्स। कल ये है हमारा आज का सब्जेक्ट है हमारा बायोलॉजी का और हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 7 का टॉपिक है हमारा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। कल हमने देखा था कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होते हैं, इनकी टाइप्स क्या हैं। तो आज हम मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें आपका क्वेश्चन एक ये बन सकता है कि आउटलाइन द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन व्हाइल डिफाइनिंग ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। या तो ये भी आ सकता है कि राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। The process of respiration involves complex series of reactions। ये जो respiration का process है ये simple process नहीं है बल्कि complex series of reaction का एक process है। इसमें जब हम mechanism की बात करते हैं तो हम just aerobic respiration को ही लेते हैं, क्योंकि anaerobic respiration जो होती है उसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं हो पाती, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं इन्वॉल्व होती। दूसरा यह है कि जो हम फूड स्टफ लेते हैं उसमें तो कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होते हैं, फैट्स भी मौजूद होते हैं, प्रोटीन्स भी मौजूद होती हैं, लेकिन अभी हम जस्ट ग्लूकोज को ही डिस्कस करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स को ही डिस्कस करेंगे कि वो सेल के अंदर किस तरह से ब्रेक डाउन हो रहे हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन बेसिकली होता क्या है, एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है। तो एनर्जी कहाँ से पैदा हो रही है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट से हो रही है, फैट से हो रही है या प्रोटीन से हो रही है, तो मैक्सिमम अमाउंट जो है हमारी वो कार्बोहाइड्रेट से ही प्रोड्यूस हो रही है। तो इसी वजह से हम जस्ट ग्लूकोज की एग्जांपल को ही लेके चल रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमने जस्ट एरोबिक रेस्पिरेशन को ही क्यों डिस्कस किया, क्योंकि एरोबिक जो रेस्पिरेशन है इसकी फर्दर स्टेजेस में इसको डिवाइड किया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ रिएक्शन है, ये सिंपल प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है इसमें इसको फर्दर 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ये 2 स्टेजेस यानी क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मौजूद नहीं होती। क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जस्ट एरोबिक रेस्पिरेशन की स्टेजेस हैं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस होती है, ठीक है। हम 1 बाय 1 इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, किस ऑर्गेनेली में, किस इनकी लोकेशन क्या है, ठीक है, और कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ये हम ये भी देखेंगे, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है। ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज एंड लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। इन ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज जो कि 6C कंपाउंड है वो ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड विच इज अ 3C कंपाउंड, ठीक है। तो इसको हम ग्लाइकोलाइसिस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो रही है। ग्लूकोज की ब्रेक डाउन जो कि 6C मॉलिक्यूल है, इससे 3C वाले 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं किसके, पायरुविक एसिड के। जिस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन है किसके, ग्लूकोज के। इसकी ग्लाइकोलाइसिस हो रही है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट और पायरुविक एसिड के बन रहे हैं, और जो कि 1 2 3 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। ये कहाँ पे पाई जाती है ग्लाइकोलाइसिस, इट अकर्स इन बोथ टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में पाई जाती है। इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड ऑक्सीजन इज नॉट इन्वॉल्व इन दिस स्टेज। ये साइटोप्लाज्म में पाई जाती है और इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती। यही वजह है कि ये दोनों तरह की
दोनों टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की जो बोथ टाइप्स हैं एरोबिक एंड एनारोबिक दोनों में पाई जाती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन तो इन्वॉल्व होती नहीं है। ठीक है, ये नेक्स्ट है हमारा एक डायग्राम के थ्रू आपको एक दिखाया गया है कि हमारा जो ग्लाइकोलाइसिस का अमल है ये कहाँ पे टेक प्लेस हो रहा है, साइटोसोल में यानी साइटोप्लाज्म में, और दूसरे जो स्टेजेस हैं वो कहाँ पे हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आपने फोर्थ चैप्टर नंबर 4 में देखा ही होगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है और ये इसका डबल मेम्ब्रेन इसकी होती है और ये ट्रांस मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है इसकी। और यहाँ पे मैट्रिक्स में हो रहा क्रेब्स साइकिल, इसको सिट्रिक एसिड साइकिल बी कहते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये दोनों कहाँ पे हो रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। और ग्लाइकोलाइसिस जो है ये ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज जो है ये कहाँ पे है, साइटोप्लाज्म में। अब इसकी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से क्या बन रहा है, पायरुवेट। और पायरुवेट जो होता है वो डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर नहीं होता, बल्कि ये एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको बोलेंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, 2C कंपाउंड है, इसमें 2 कार्बन पाए जाते हैं। इसमें एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा तभी जाके ये क्रेब्स साइकिल में एंटर हो पाएगा। ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो कौन सी है, क्रेब्स साइकिल, और उसके बाद है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ग्लाइकोलाइसिस के अमल के दौरान 2 ATP प्रोड्यूस हो रहे हैं, सिट्रिक एसिड या फिर क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं, उसमें 2 ATP और NADH FADH2 प्रोड्यूस हो रहे हैं। इनसे फर्दर ब्रेकडाउन होकर एनर्जी रिलीज होती है किसमें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। और कितने ATP बनते हैं, 34 ATP बनते हैं। नेक्स्ट हमारा कि क्रेब्स साइकिल को क्रेब्स साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि एक ब्रिटिश बायोकेमिस्ट थे, इनका नाम था सर हांस क्रेब्स। इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, डिस्कवर दिस सीरीज ऑफ रिएक्शन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द क्रेब्स साइकिल। इसी वजह से इसको क्रेब्स साइकिल कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटिश बायोकेमिस्ट सर हांस क्रेब्स ने डिस्कवर किया था दिस सीरीज ऑफ रिएक्शंस, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड क्रेब्स साइकिल। कौन सी सीरीज ऑफ रिएक्शन है, फॉर एग्जाम्पल ये सीरीज ऑफ रिएक्शंस है। इतना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम आपको करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको ये दिखाना था कि ये एक सिंपल प्रोसेस नहीं है, बल्कि इसमें पायरुवेट जब कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में, वो जब साइकिल में एंटर होगा तो उसे क्या बनेगा, सिट्रेट के साथ मिलेगा तो सिस एकोनाइट्रेट। ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट इतना बताना था कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज हो रहे हैं, एनर्जी प्लस जो कि निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है उससे NADH बन रहा है, प्लस इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो रही है, और इसके अलावा फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड से फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन भी बन रहे हैं। ठीक है, ये जस्ट हमने देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। In Krebs cycle, the pyruvic acid molecules are completely oxidized along with the formation of ATP, NADH and FADH2. ठीक है, इसमें क्या होता है कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल की क्रेब्स साइकिल में। कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब ये हुआ कि कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाते हैं जो इसके मॉलिक्यूल हैं पायरुविक एसिड के, जो हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन जो बांड है इस मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में जो कार्बन और हाइड्रोजन के जो बांड पाए जाते हैं उनकी कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाती है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन मतलब उनमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कंप्लीटली हो जाती है। इसके रिजल्ट्स में हमारे पास ATP बनते हैं, NADH बनते हैं, FADH2 जो कि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं ये बनते हैं। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि बिफोर एंटरिंग इन द क्रेब्स साइकिल पायरुविक एसिड इज चेंज इनटू अ 2 कार्बन कंपाउंड कॉल्ड एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्रेब्स साइकिल में याद रखिएगा कि पायरुविक एसिड जो है वो डायरेक्टली एंटर नहीं हो सकता, बल्कि ये कन्वर्ट हो जाता है 3C से 2C कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे कहते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, पायरुविक एसिड में 3 कार्बन है। इसमें एंटर होगा तो ये क्रेब्स साइकिल में एंटर हो गए, इन सीरीज से गुजरेगा और फिर ये NAD से NADH बनाएगा, FAD से FADH बनाएगा और एनर्जी रिलीज होगी और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगी।
नेक्स्ट हमारी लास्ट स्टेज है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज द फाइनल स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। की फाइनल स्टेप कौन सी होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इट इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसमें इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है एक चेन के थ्रू, ठीक है। सीरीज ऑफ रिएक्शंस होते हैं, सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, वहां से जब इलेक्ट्रॉन पास अवे होते हैं तो वो क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जब गुजरते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं। सबसे पहले वाले स्टेप में इसको डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। इसमें देखें कि NAD जो है, NADH और FADH2 जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, और हाइड्रोजन आयन, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन कैरियर से गुजरते हैं स्टेप बाय स्टेप। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे वाले स्टेप की तरफ जंप करता है तो आपको पता है एनर्जी रिलीज करता है, और वो एनर्जी जो होती है वो ATP की फॉर्म में स्टोर हो जाती है, ठीक है। ATP सिंथेज से ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ATP बन रहे हैं, और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन है ये हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं प्लस हाइड्रोजन आयन मिलके तो क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। ये कहाँ पे होता है रिएक्शन? मैट्रिक्स में। कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ये रिएक्शन टेक प्लेस हो रहा है। कौन सा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। इसको डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। स्टेप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है? फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? इन दिस स्टेप NADH एंड FADH2 रिलीज इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन आयंस। अभी हमने यही बात की कि NADH एंड FADH2 रिलीज हाइड्रोजन आयन एंड इलेक्ट्रॉन, ये फर्स्ट स्टेप में हुआ। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ? दीज इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन अप बाय ए सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इन स्टेप से गुजरते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन अप बाय सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। इन द थर्ड स्टेप क्या होगा? When electrons move through the series of electron carriers, they lose energy which is used to synthesize ATP. जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब इलेक्ट्रॉन स्टेप बाय स्टेप इन इलेक्ट्रॉन कैरियर से गुजरेंगे तो क्या करेंगे? एनर्जी रिलीज करेंगे। वो एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ ATP स्टोर हो जाएगी, ठीक है। फोर्थ स्टेप हमारा है एट द एंड ऑफ द चेन इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन आयंस कंबाइन विद मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। एट द एंड में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आयंस जो थे वो किसके साथ मिले? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ मिले और वाटर बन गया, ठीक है। फोर्थ स्टेप में क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन आए थे प्लस हाइड्रोजन आयन जो है ये मिले मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ और वाटर मॉलिक्यूल बने। ये ओवरऑल हमारा मैकेनिज्म है रेस्पिरेशन का कि हमने क्या क्या देखा। उसमें सबसे पहले ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है, उससे कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। उसके अमल के दौरान क्या प्रोड्यूस हो रहा है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बन रहे हैं प्लस ATP और निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन बन रहे हैं। और ये जो पायरुविक एसिड है ये कोएंजाइम A की मौजूदगी में एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हो जाएगा और क्रेब्स साइकिल में एंटर हो जाएगा। यहाँ पे कोएंजाइम A तो निकल जाएगा लेकिन एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड भी ऐड होंगे इस साइकिल में। तो रिलीज होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ATP प्लस NADH प्लस FADH2। ये जो है ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं ATP में, ये रिलीज करते हैं एनर्जी, और वो एनर्जी जो होती है वो स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। किसमें? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि हमारा लास्ट स्टेप है, फाइनल स्टेप है किसका? रेस्पिरेशन का। इसमें NADH प्लस FADH2 जो है ये बनाएंगे वाटर मॉलिक्यूल प्लस ATP प्लस NAD प्लस एंड FAG पॉजिटिव। ये NAD पॉजिटिव प्लस FAG पॉजिटिव जो है NAD आयन जो है और FAG आयन जो है ये दोबारा से क्रेब्स साइकिल में यूज हो जाएंगे और क्या होगा कि दोबारा से ये साइकिल चलता रहेगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर कि जिसमें हमने पढ़ा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे हो रही है? साइटोप्लाज्म में। इसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रही है, ATP रिलीज हो रहे हैं, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये दोनों रिएक्शंस कहाँ पे टेक प्लेस होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होते हैं। उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।